चलो भाई, बचा हुआ पॉलिटिकल साइंस जल्दी से आज करके, और अब हिस्ट्री पे आएंगे। फिर पॉलिटिकल साइंस आज और कल 2 दिन और करते हैं, फिर 10 दिन रह जाएंगे, उसमें अपनी हिस्ट्री पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री कराऊंगी, मॉडर्न। चलो आज तो लेकिन पॉलिटिकल करा दूँ ना, जो बचे हुए ये NHRC और ये हैं, ये पेपर में आ जाएंगे। हाँ जी, स्टैटिक जीके का पता है क्या है, आया आया नहीं भी आया, कंफर्म नहीं होता। जब पहले पेपर होते थे ना, स्टैटिक कंफर्म आता था। 2 दिन मैंने जो बैच पहले था गारंटी बैच, उसका एक मोटा पोर्शन करा दिया था। मेरे ख्याल तो 90% तो सिलेबस स्टैटिक में से मैंने करा दिया था। तुम्हें कोई टॉपिक मुश्किल दिखता हो ना, वो मुझे बता दो, मैं वो पढ़ा दूंगी। कोई ऐसे टॉपिक टिक मार्क कर ला ना, मुझे एक दिन पहले बता देना, अगले दिन मैं वही पढ़ा दूंगी, ठीक है। चलो अब जल्दी से किताब खोलो। हमने कौन सा लास्ट किया था? NDC और हाँ, हमने किया था नीति आयोग और NDC, ठीक है। अब बोर्ड पे देखो तुमने क्या क्या कर लिया। पेपर में अगर आते हैं ये, तुमने नीति आयोग पूरा पढ़ लिया। क्या है नीति का मतलब? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसी के साथ तुमने NDC पढ़ा, नेशनल राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इन दोनों का क्या उस किताब में जिक्र था? क्या इनके लिए पार्लियामेंट ने एक्ट बनाया? नहीं, इसीलिए इनको न तो संवैधानिक हैं ये और ना ही सांविधिक है। फिर क्या हैं ये हैं संविधानेतर। ये पेपर में मिलेगा तुम्हें, संविधानेतर। इसको काट के लिख देंगे संविधान इतर, यानी संविधान से अलग अलग। इसके लिए कोई एक्ट नहीं आया, जबकि तुमने सारे कमीशंस के एक्ट पढ़े थे। OBC का एक्ट पढ़ा था ना अपना। देखो आयोग बना था कालेलकर 1953 में, फिर 55 में रिपोर्ट आई, दादा कालेलकर, काका कालेलकर। उसने कहा था अलग अलग नौकरियों में 25%, 33%, 40% औरतों को OBC में रखो। ये बात हुई थी ना, उसकी बात किसी ने नहीं मानी। फिर 78 में एक आयोग आया, BP मंडल, जिसकी रिपोर्ट आते आते कांग्रेस आ गई। कांग्रेस ने रिपोर्ट दबा दी और फिर अगली सरकार 91 में VP सिंह ने रिपोर्ट को लागू करवाया। फिर सुप्रीम कोर्ट बीच में आया क्योंकि लोग मरने लग गए। तब उसने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, क्रीमी लेयर, और कहा क्रीमी वो होगा पैसों के अनुसार। आज 8 लाख से ऊपर वाले OBC में नहीं आते। ये सब हमने पढ़ लिया। उसी सीरीज में बचता हुआ देखो, फर्स्ट सेकंड टॉपिक या थर्ड देखो क्या है इसमें। सबसे पहला पेज निकालो जहाँ कंटेंट दिया है, क्या क्या है किताब में। इसमें देखो तुम, स्टार्टिंग में देखो पेज नंबर 6 पर ऊपर हेडिंग है पार्ट 10। उसमें ऊपर लिखा है भारत के संवैधानिक और गैर संवैधानिक, यानी जो संविधान में नहीं है। इसमें ABC पढ़ो। A पढ़ लिया हमने, फटाफट टिक कर लो। A हो गया, B हो गया। UPSC यहाँ से नहीं पढ़ाया है, वो अलग भाग में पढ़ाया, यहाँ से भी करा दूंगी। वित्त आयोग भी नहीं पढ़ाया, संसदीय। आज पहले इन्हीं को पढ़ेंगे। CDE, C पार्ट निकालो, कितने पर है? 213 पर। फटाफट से निकालो। 213, 215 पर है। 13 पर तो NDC है। संघ लोक सेवा आयोग, तुम्हें बहुत बार मैंने बता दिया ये। इसको आज किताब से पेपर के लिए तैयार करेंगे। बोर्ड पे देखो 2 मिनट के लिए, फिर ये किताब आसान दिखेगी। इसे आज तुम क्या कहते हो? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हाँ, तुम्हें बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना है। 1 अक्टूबर 1926 एक बना पब्लिक सर्विस कमीशन। अंग्रेजों के ज़माने की बात है, तब आप आज़ाद नहीं थे। इसका नाम रखा गया तो 1 अक्टूबर गांधी के जन्मदिन से एक दिन पहले 1 अक्टूबर 1926 को ये एस्टैब्लिश हुआ, जो आज तुम्हारे सामने है। 1935 में एक एक्ट आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें तुम याद करो फेडरल शब्द, कोर्ट का नाम याद है? फेडरल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आगे जाके फिर वो हमने सुप्रीम। इसी बेसिस पे ये फेडरल, इसका नाम कर दिया फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। बस ये वर्ड जोड़ दिया। फिर इसमें 1935 के बाद चलता रहा 1950, 26 जनवरी को जब आप क्या बना भारत, रिपब्लिक, तो आपने कहा फेडरल क्यों बोले? क्योंकि हमारा तो सबसे बड़ा ये है। इसको हटाओ यहाँ से और इसके नाम में क्या जोड़ो? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यानी PSC एक संस्था थी, उसी के नाम को पहले PSC के नाम से 26 में बनाई वो। फिर 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से उसके नाम के आगे फेडरल जोड़ा। फिर 47 के बाद, आज़ादी के बाद 50 में, क्योंकि हम क्या बने?
इसका नाम यूपीएससी कर दिया। आप सबको पता है यूपीएससी में एक अध्यक्ष होता है और 9 या 11 सदस्य, डिपेंड करता है सरकार को कितने ठीक लगते हैं। इन सबकी नियुक्ति करने का अधिकार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। और आप ये भी जानते हैं कि ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, इसी के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। अभी कौन है इस साल जो बना, इस साल बना, मैंने आपको कहानी भी सुनाई थी कैसे मनोज सोनी अकेडमिशियन थे। जब ये छोटे से इनके पिताजी गुजर गए, अगरबत्ती बेच के चौल से कहाँ उठ के आरएसएस ज्वाइन की, फिर आज बहुत लोगों का कहना है कि बीजेपी के हाथ होने के कारण ये ठीक है काबिल थे, लेकिन इंडिया के याद करो ये यंगेस्ट वाइस चांसलर बन गए थे 40 साल में। तो ऐसा पहली बार हुआ है कि इस तरीके से जिसके ऊपर ब्लेम लगाया कांग्रेस ने कि ये गलत तरीके से बनाया गया। चलो जो भी हैं, अब प्रेजेंट में यूपीएससी अध्यक्ष कहें तो तुम्हें नाम टिक करना है मनोज सोनी। यूपीएससी में जितने भी लोग हैं, जैसे 1+9 मान लेते हैं, अगर ये रिटायर हुए तो इनके रिटायरमेंट की एज कितनी है, 65 साल, या काम करते हुए 6 साल। अगर अध्यक्ष रिटायर हुआ है तो इससे बड़ी कोई पोस्ट नहीं है पढ़ाई लिखाई की, इसीलिए इसको रिटायरमेंट के बाद कहीं काम नहीं करना अगर अध्यक्ष हटा। लेकिन अगर इसके मेंबर्स हटे हैं तो इनको ऑप्शन है, मेंबर्स मान लो कोई हट गया भाई 4 साल बाद, लेकिन उसको दोबारा वो ठीक फील करता है, उसे लगता है मैं काम कर सकता हूँ, उम्र उसकी कम थी, तो ऐसा सदस्य यूपीएससी अध्यक्ष के लिए क्या एलिजिबल हो सकता है? बिल्कुल, नीचे से ऊपर की तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं मानते, देश की इज्जत है, कोई बेइज्जती नहीं है। हाँ, ये वाला यहाँ नहीं जाएगा। इसके अलावा एक इसी तरह से काम करता है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट के पास अपना एसपीएससी है। कोई स्टेट छोटी है, जैसे सिक्किम जैसे की बात करें, जहाँ हाई कोर्ट में कितने जज बैठते हैं, ये कह दे कि यार मेरी पॉपुलेशन कम है, मैं क्यों इसका खर्चा, क्योंकि इसमें जिसको बनाएंगे वो तो पैसा भी लेगा, मोटा पेंशन भी लेगा, पैसे भी लेगा, सुविधाएं। तो हो सकता है ये सिक्किम अपने राज्य से एक लेटर लिखे और ये इसको कहाँ भेज दे, संसद, और ये कहे जी मैं नहीं बनाना चाहता, आप ही मेरे लिए मेरे स्टेट का पीएससी बना दो। तो संसद में डिस्कशन होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और ये बना देंगे। यानी कोई भी स्टेट अगर चाहे तो अपना सर्विस कमीशन किससे कह के बनवा सकती है। अब यहाँ अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे बनाएंगे? तो ऑब्वियस सी बात है ये काम किसको देंगे, यूपीएससी बनवा देगा। यूपीएससी के लिए मिनट का काम है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई 2 स्टेट इकट्ठे हों, छोटे स्टेट, मान लो 7 बहनें में से 2 इकट्ठे हों, त्रिपुरा मणिपुर, और कहें कि हम दोनों का साझा बनवा दो जी, जैसे हाई कोर्ट नहीं होते साझे, ऐसे हम दोनों का साझा बनवा दो, संयुक्त बनवा दो। तो उस कंडीशन में भी यूपीएससी, या पहले केंद्र को कहेंगे, वो यूपीएससी को निर्देश देगा और ऐसे में दोनों का साझे का भी बन जाएगा। सेम हाई कोर्ट की कहानी है जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन में, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। पर ऐसा कराने से हिचकते हैं स्टेट्स, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं फिर लगता है कि या तो हम काबिल नहीं हैं या हम दूसरे के ऊपर डिपेंड हो गए। फिर भी प्रावधान है, अगर किसी छोटे की, जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का कोई आदमी रिटायर होता है तो इसके पास ऑप्शन है, ये अपने से बड़े में किस में जा सकता है, यूपीएससी। अगर यहाँ से वो 1+ बाकी अदर सदस्य होते हैं ना, अगर यहाँ से रिटायर है तो यूपीएससी का मेंबर भी बन सकता है और हेड भी, क्योंकि दोनों बड़े माने जाएंगे। अगर किसी एसपीएससी से रिटायर हुआ, किसी एक से, और वो दूसरी एसपीएससी में जाना चाहता है, अगर वो यहाँ से रिटायर हुआ तो यहाँ के अदर्स में नहीं जा सकता। हाई कोर्ट याद है, रिटायरमेंट के बाद दूसरे हाई कोर्ट में जा सकते थे, लेकिन जिस रैंक पे उससे नीचे नहीं जा सकते थे। सेम इनके साथ है, एसपीएससी वाले अगर रिटायर होते हैं तो वो जिस एसपीएससी से रिटायर हुए वहाँ काम नहीं करेंगे, अदर में जा सकते हैं। लेकिन अगर एसपीएससी का मुखिया है तो एसपीएससी का मुखिया ही बनेगा फिर, और मुखिया की रिटायरमेंट की एज है तो इसके चांसेस बहुत कम हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा देखा जाता है एसपीएससी का रास्ता किस तरफ खुला हुआ है, खुला इस तरफ भी है, मना नहीं है। इस अदर को हक है ये अपनी से बड़ी पोस्ट और अपनी से बड़ी पोस्ट यहाँ और यहाँ कहीं भी अप्लाई कर दे, लेकिन जिस पोस्ट से रिटायर हुए हैं उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। आ गया समझ में? ये सब बातें कहाँ लिखी हैं? भाग कौन से आर्टिकल है बताना? 315 से मेन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि 312 में तो AIS है। 312 क्या है? 312 ऑल इंडिया सर्विसेज कितनी दी गई थी? IAS, IPS, अब IFS है। पहले याद करो जुडिशरी कितना, ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विसेज बताया था, पर हमने कभी बनाई नहीं, हमने उसकी जगह F बना रखा। 1966 से काम कर दिया था। चलो जल्दी से इसको पढ़ेंगे। यूपीएससी
पेज 215 पर आ जाओ। चेयरमैन का नाम लिख लो, मनोज सोनी। अच्छा, पहला चेयरमैन कौन था? क्या नाम था उसका? अंग्रेजों के टाइम में था रॉस बारकर। रॉस बारकर लिखो, यहाँ लिखो, चेयरमैन का नाम लिख लो, मनोज सोनी। अब सारे याद नहीं करने होते, ये कौन से नंबर के बने हैं? 31वें, तो 31 थोड़ी नाम याद करेंगे, अब का और पहला कर लो। लिखो, प्रेजेंट में 2022 में मनोज सोनी अभी बने, ये अप्रैल 2022 में, और ये चलने वाले हैं जून 2023 तक। तुम्हारा पेपर तो आराम से हो ही जाएगा, ठीक है? लिख लो, जून 2023 तक मनोज सोनी। 31 लिख लेना, 31वें चेयरमैन है ये। यही लिखो, फर्स्ट यूपीएससी चेयरमैन रॉस बारकर, अंग्रेजों का था ना 1926 में, तो अंग्रेजों का नाम बनेगा रॉस बारकर। लिख लो यहाँ, फर्स्ट यूपीएससी तो नहीं, तब इसका नाम था पब्लिक सर्विस कमीशन, पीएससी। फर्स्ट चेयरमैन रॉस बारकर, सामने लिख दिया मैंने, ठीक है? तुम्हें शॉर्ट में ऊपर लिखना है, फटाफट से लिखो। 1 अक्टूबर 1926 एस्टैब्लिश, बना। 1 अक्टूबर 1926 बना। पीएससी लिख लो, पब्लिक सर्विस कमीशन बना, पीएससी। सेकंड पॉइंट में लिखो, क्या लिखोगे? कब चेंज हुआ था? 35 में। लिखो 1935 जीओआई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई से फेडरल पीएससी बना। पीएससी मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से फेडरल पीएससी बना। अगले में लिखो 26 जनवरी 1950 को यूपीएससी बना। अब वो पूछेंगे क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है? हाँ, क्योंकि इसका आर्टिकल है, जिसका आर्टिकल है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। लिख लो यहाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस या संवैधानिक दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस 26 जनवरी 1950 को मिला। यानी 3 सन याद करने हैं। 26 में बना पब्लिक सर्विस कमीशन, 35 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ये फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, 26 जनवरी 50 को संवैधानिक दर्जा और यूपीएससी बना, जिसका पहला अध्यक्ष 26 में कौन था? रॉस बारकर। अब कौन है? मनोज सोनी। कौन से नंबर का है? 31वां। सारे याद नहीं करने की जरूरत, ठीक है? इसके बाद जल्दी से इसमें अब आगे पढ़ेंगे। संघ और राज्यों के अधीन राज्य लोक सेवकों की नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र है, टिक कर लो, स्वतंत्र संवैधानिक निकाय। क्यों संवैधानिक कहते हैं? क्योंकि इसके लिए आर्टिकल है, जिसका आर्टिकल है वो संवैधानिक है। पढ़ो आगे। के रूप में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान। संघ लोक सेवा आयोग, अंडरलाइन करो, भारत का, पूरे इंडिया का केंद्रीय भर्ती अभिकरण या संस्था है, नेशनल लेवल की। ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि इसका वर्णन संविधान के भाग 14 में 315 से 323 तक। 324 में क्या है? हाँ, इलेक्शन कमीशन, जो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके आगे पढ़ो आगे। आर्टिकल 315 के तहत संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी और राज्य के लिए राज्य लोक सेवा आयोग। क्या राज्य अपना यूपीएससी से कह के काम करवा सकता है? क्या 2 राज्य इकट्ठे होकर भी अपना काम करवा सकते हैं? अगर 2 राज्य इकट्ठे हैं तो उनकी नियुक्ति कौन करेगा? और अगर अलग अलग हैं तो राज्यपाल करेगा। अगला पॉइंट देखो, 2 या अधिक राज्य मिलकर, ये इंपॉर्टेंट है, संयुक्त लोक सेवा आयोग रख सकते हैं। 2 या 2 से ज्यादा राज्य। आगे पढ़ना। यदि प्रत्येक राज्य का विधानमंडल 2 सदन है तो दोनों सदन इस आशय का संकल्प पारित कर दे तो संसद, डबल टिक कर लो, मैंने क्या बताया, वो किससे रिक्वेस्ट करेंगे कि जी हमारे यहाँ, संसद से, क्योंकि वही, क्या संसद इतनी पढ़ी लिखी है? संसद काम किसको कहेगी? यूपीएससी को, कि तुम बनवा दो। पढ़ो, संसद टिक कर लेना, इसको कहा जाएगा। उन राज्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, अंडरलाइन करना, संयुक्त लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान कर सकती है। यदि किसी राज्य का राज्यपाल संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करता है तो संघ लोक सेवा आयोग राष्ट्रपति की अनुमति से संघ लोक सेवा आयोग उस राज्य के लिए काम कर सकता है। अब ये 2 बातें हैं। अगर इकट्ठा बनवाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? जैसे भाई हमें मान लो 2 राज्य हैं, मिजोरम और मणिपुर, इनको इकट्ठे बनवाना है, तो इनको इकट्ठे बनवाने के लिए इनकी बात कौन रखेगा पहले? इन दोनों का नहीं, राज्यपाल नहीं, इन दोनों के यहाँ विधानसभा तो होगी, विधानसभा तो हर राज्य में है। इनकी विधानसभा एक विधेयक लाएगी कि भाई क्या हम लोग ज्वाइंट बनवा लें। इनकी विधानसभा अगर उसको पारित करती है तब ये कागज किसके पास जाएगा? संसद। संसद में फिर वही 3 लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया।
ये कहेंगे बनवा दो यार, हमारा क्या जा रहा है, इनका खर्चा घटेगा, वैसे भी कम आदमी है। अब लेकिन ये काम नहीं कर सकते, तो ये अपना काम किसको देंगे? यूपीएससी। अगर मान लो किसी एक का राज्यपाल कह दे, पर्सनल राज्यपाल इसका, इसको हटा दें, तो फिर ये वो कागज पारित करवाए या ये डायरेक्ट उसको कह दे? ये डायरेक्ट राष्ट्रपति तक मैसेज पहुंचाए कि जी हमारे राज्य में आप क्योंकि संयुक्त नहीं करना ना, संयुक्त का थोड़ा सा पंगेबाजी है। पढ़ो तो विधानमंडल, संसद ये हो गया, राष्ट्रपति से अनुमति कर पूरा हो गया ना, ये कार्य कर सकता है। अगला देखो आर्टिकल 3। अच्छा, यूपीएससी से डायरेक्ट कहने से यूपीएससी कर देगा, राष्ट्रपति से परमिशन लेनी पड़े? क्योंकि यूपीएससी के काम जो है ना वो बनवाने वाला राष्ट्रपति है, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। बीच में राष्ट्रपति जरूर आएगा। अगर राज्यपाल कहेगा तो लोकसभा राज्यसभा की जरूरत है या राष्ट्रपति की मर्जी? और अगर दो राज्य इकट्ठे हुए तो फिर संसद। दोनों का काम बड़ा काम है, वहां संसद की परमिशन, और एक को परमिशन लेनी है तो डायरेक्ट राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति यूपीएससी को। लेकिन हर बात की नॉलेज पीएम को जरूर होती है, पीएम की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आगे पढ़ो आर्टिकल 316, संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति। संयुक्त की क्यों करता है ये? क्योंकि दो राज्यपाल लड़ेंगे कि मैं करूंगा मैं, तो फिर वो दोनों की जगह काम कौन करता है? अब ये संयुक्त बनाने का काम राज्यपाल ने करवाया है या विधानसभाओं ने? ये बड़ा काम है, विधानसभाएं करवाएंगे। ये टिक कर लो, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल। ज्वाइंट बनेगा तो राष्ट्रपति, एक एक है तो राज्यपाल। प्रत्येक लोक सेवा आयोग के सदस्यों में से लगभग आधे सदस्य ऐसे होंगे जिन्हें भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष की सरकारी सेवा। यूपीएससी के 99% लोग खुद आईएएस ही रहे होते हैं, पढ़ के देखना, या तो वो आईएएस रहे होते हैं, आईआरएस आईएफएस रहे होते हैं। तभी तो मनोज सोनी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाया कांग्रेस ने, क्या कह के कि ये कौन से यूपीएससी में थे पहले, इनको तो कोई ऐसा अनुभव नहीं है, कैसे बना दिया। चलो आगे, तो 10 वर्ष का सरकारी सेवा, तो कहा गया ये कम से कम वीसी थे इसलिए सरकारी सेवा है। आगे पढ़ना, यदि आयोग का अध्यक्ष अपने पद के कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या अध्यक्ष पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल आयोग के किसी एक सदस्य को कार्य अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं, जिसे कहते हैं एक्टिंग होता है ना चेयरमैन, उसमें से ही। आगे पढ़ो, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और सदस्य पद ग्रहण की तारीख से 6 साल या 65 साल, सेम किसकी कहानी है? देश के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की कहानी इन दोनों की है, पढ़ के देखो। हाँ, 6 साल या 65 साल किसकी है ये? सुप्रीम कोर्ट में 65 और 6 साल, हाई कोर्ट में 62 साल कर रखी है, 62 साल। तो ये देखो, अब ये 6 साल या 65 साल की उम्र जो पहले हो, और अगर राज्य संयुक्त का या तो राज्य का पर्सनल या संयुक्त का अध्यक्ष और सदस्य 6 साल या 62 वर्ष की आयु तक जो पहले हो पद धारण करेगा। यहाँ लिख लो SC HC की भांति, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरह सेम है इनका भी कामकाज। आगे पढ़ना, संघ लोक सेवा आयोग या संयुक्त, बताओ दोनों की नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति ने। तो टिक करो, आयोग का सदस्य राष्ट्रपति को, जबकि राज्य आयोग का सदस्य राज्यपाल को त्यागपत्र। जो नियुक्ति करेगा त्यागपत्र उसी को दिया जाएगा ना, संयुक्त की नियुक्ति की राष्ट्रपति ने, तो त्यागपत्र भी राष्ट्रपति लेगा। नेक्स्ट, अनुच्छेद 317 के तहत लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को केवल कदाचार, अंडरलाइन करो, मिसबिहेवियर के आधार पर, ऐसा ही सेम नाम तुम पढ़ के आए थे ना, अक्षमता या कदाचार, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, तो रिटायरमेंट की एज भी सेम है और हटाने का तरीका भी सेम है। पढ़ो, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है। कदाचार से संबंधित कोई मामला राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के पास भेजा जाता है। यहाँ थोड़ा सा अंतर है, इनका मामला किसने डिस्कस किया था? संसद ने। लोकसभा राज्यसभा में कोर्ट का गया था ना, इनका यूपीएससी का लोकसभा राज्यसभा में नहीं जाता, इनका मामला कोर्ट में जाता है, जजेस के सामने। ये टिक कर लो, सर्वोच्च न्यायालय। जबकि अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मामला हो तो वो न्यायालय में नहीं जाता, वो संसद में जाता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 145 के प्रावधानों के अनुरूप मामले की जांच करता है और जांच के बाद राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भेजता है। इस रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रपति सदस्यों को पदमुक्त कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट मन से हटा देगा, कोई ना कोई प्रूफ होना चाहिए, उसके पास साक्ष्य होना जरूरी। लिख लो यहाँ, साक्ष्य होना जरूरी, मनमर्जी से नहीं हटती इतनी बड़ी पोस्ट से आदमी। तो यूपीएससी और सुप्रीम कोर्ट लगभग एक जैसे थे कुछ चीज़ों में। दोनों की नियुक्ति किसने की थी? दोनों की रिटायरमेंट की एज
65 साल या फिर 6 साल। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट के जज का मामला फंस गया तो डिस्कशन होगा संसद में, और अगर इसका फंस गया यूपीएससी का तो संसद कहेगी कि हम नहीं डिस्कस करेंगे, मामला आप देखो। दोनों पढ़े लिखे हो गए ना, कौन कौन? यूपीएससी भी और सुप्रीम कोर्ट बराबरी के हैं दोनों। बाकी सारी नियुक्ति और त्यागपत्र और हटाने लगाने का काम है राष्ट्रपति का। चलो देखो आगे। राष्ट्रपति या संबंधित राज्यपाल जांच प्रक्रिया के दौरान आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को सस्पेंड कर सकते हैं ताकि वो प्रभावित ना करे, जांच को गड़बड़ ना करे। आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य को राष्ट्रपति बिना न्यायालय के जांच प्रतिवेदन के भी हटा सकता है, लेकिन किस कंडीशन में? वो दिवालिया हो गया, पागल हो गया, अक्षम हो गया, उसको मान लो लकवा लग गया शरीर में, दिमाग काम नहीं कर रहा, कोई बीमारी हो गई, तो उसके लिए प्रोसेस चलाना पड़ेगा, वैसे ही हटा दे, वैसे ही हटा दे। जब दिख रहा है इसका दिमाग नहीं काम कर रहा तो हटा दे। देखो कब हटेगा बिना प्रूफ के? पहला, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता। दिवालिया पता है ना, जिसके घर बार संपत्ति सब बिक जाए। दूसरा, किसी अन्य सवेतन रोजगार में लग गया, नौकरी करने लगा जहां से क्या लेने लग गया? सैलरी। फिर डिस्कशन की जरूरत नहीं है, बिना डिस्कशन के हटा दो, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि देखो जी ये सैलरी लेता है कहीं किसी और जगह से। तीसरा, राष्ट्रपति की राय में या तो वो मानसिक प्रॉब्लम है उसको, यानी मेंटली थोड़ा वो हो गया, या शारीरिक शिथिलता के कारण अयोग्य है। जैसे लकवा लगने के बाद कोई कैसे काम करेगा? किसी की अगर जीभ नहीं चल पा रही है, देखा कई बार ऐसा होता है, आवाज नहीं निकलती, तो कैसे काम करेगा? फिर सुप्रीम कोर्ट में केस भेजना पड़ेगा या अपने आप हटा दो? अपने आप हटा दो ऐसी प्रॉब्लम में। किसी लाभ हेतु सरकार से कोई उसने करार कर लिया, मान लो है तो यूपीएससी का हेड, और किसी स्टेट गवर्नमेंट से ये कह के कि मैं आपका काम कर दूंगा, मुझे इतने रुपए चाहिए, तो ये ठीक कर रहा है गलत कर रहा है? गलत। इस मामले की जांच की जरूरत नहीं, प्रूफ है तो हटा दो। आगे पढ़ो। आर्टिकल 318 कहता है राष्ट्रपति या राज्यपाल संबंधित आयोग के सदस्यों की संख्या और उनकी सेवा शर्तों को निर्धारित करते हैं। टिक कर लो संख्या, जो मैंने लिखा था 9, 11, ये सब राज्यों की सेम है या अलग अलग? अलग अलग। अब सिक्किम में जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन होगा उसमें ज्यादा आदमी चाहिए या कम? क्योंकि उनको तो कोर्ट में ही कितने जज चाहिए? 3। तो सोचो उनको पब्लिक सर्विस कमीशन में तो 1-2 ही बहुत है, इसलिए इसकी संख्या कौन निर्धारित करेगा? वहां का राज्यपाल। देश की संख्या राष्ट्रपति, और ज्वाइंट की संख्या राष्ट्रपति डिसाइड करेगा। आगे देखना, सेवा शर्तों को निर्धारित करता है, परंतु आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों में उनकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं करना। ये टिक कर लो, ये इज्जत की बात होती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी तो यही था। क्या था? उनकी सैलरी किसी भी कंडीशन में नहीं कटेगी, ये रिस्पेक्ट की बात थी। आगे देखो, आर्टिकल 316 कहता है लोक सेवा आयोग का सदस्य, यानी जो पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, बताओ रिटायरमेंट के बाद 1+ अदर कौन काम नहीं कर सकता? क्योंकि इसकी बराबरी का कुछ है ही नहीं। ये ऐसे ही हो गया जैसे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये काम थोड़ी ना कर सकता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के 33 हैं, ये कहाँ काम कर सकते हैं? या तो ये सीजेआई बना दिए जाएं, या फिर ये हाई कोर्ट में जाना बेइज्जती मानी जाती है, लेकिन इनकी वैल्यू हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के बराबर होती है। कोई अगर हाई कोर्ट से रिटायर हुआ प्लस अदर, ये अगर ये रिटायर हुआ तो ये हाई कोर्ट में नहीं जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा इनमें से। और अगर ये रिटायर हो गए तो ये हाई कोर्ट के चीफ भी बन सकते हैं, यूपीएस इसके सुप्रीम कोर्ट के नीचे वाले भी, और सेम कहानी इनके साथ है। पढ़ते चलो। देखो पहला पॉइंट, आर्टिकल 316 क्या कहता है? लोक सेवा आयोग का सदस्य अपने पद की अवधि की समाप्ति पर उस पद पर पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। यूपीएससी में, अब आगे पढ़ना, लेकिन क्या कहते हैं? संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, इसको सर्कल लगाओ, ये यूपीएससी की बात करने लग गया, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी भी पद को धारण नहीं करेगा, यानी कोई अधिकारी या अफसर ये नहीं बन सकता। अगला पॉइंट, किसी राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा आयोग मतलब छोटे वाले, जो छोटे लेवल पे हैं, इसका अध्यक्ष किस काम को कर पाएगा बताओ? यूपीएससी का मेंबर बन जाए या अध्यक्ष, दोनों रेप्यूटेशन की बात है। टिक कर लो। संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य भी बन सकता है या अध्यक्ष भी, या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। बराबरी पे, नीचे नहीं जाना अपने से, के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया?
अगर ऐसे माने यूपीएससी है, इसका 1+9 और एसपीएससी का 1+ कुछ भी, ये आदमी क्या क्या कर सकता है? ये इसमें भी जा सकता है और इसमें भी। अगर ये किसी अदर स्टेट में जाना चाहे तो किस में जाएगा? 1 से 1 पे जा सकता है, उससे नीचे नहीं जाएगा, ये बेइज्जती होगी। और 1 से 1 पे जाना इसलिए मुश्किल है क्योंकि उसकी और उसकी रिटायरमेंट की एज बराबर रखी गई है, तो फिर जाने के चांस कम है। आगे पढ़ो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य, यानी यूपीएससी के नीचे वाले, अंडरलाइन करना, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। क्या ये पॉइंट समझ में आया? बोर्ड पे देखो, ये आदमी जो यूपीएससी का अन्य है, ये किसकी बराबरी पर माना जाता है? इसके और इसके बराबर सैलरी तो होती है इनकी। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल कहानी रिपीट करते हैं। ये आदमी अगर यहाँ से निकला तो किसी एसपीएससी का ये क्या बन सकता है? अध्यक्ष, जबकि ये यहाँ क्या था? सदस्य। ये क्या एसपीएससी का सदस्य बन सकता है? नहीं, ये बेइज्जती मानी जाएगी। पढ़ो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य संघ या राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र होगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भिन्न अन्य सदस्य या तो उसी या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के या तो अध्यक्ष बन सकते हैं या संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य या अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति का पात्र, यानी या तो अपनी बराबर रहना या अपने से ऊपर जाना। सबसे ऊपर कौन है? यूपीएससी का चेयरमैन। क्या यूपीएससी का चेयरमैन कहीं काम कर सकता है? नहीं। यूपीएससी के अदर कहाँ जा सकते हैं? या तो यूपीएससी के चेयरमैन या एसपीएससी के चेयरमैन। एसपीएससी के मेंबर नहीं बन सकते। अगर एसपीएससी का चेयरमैन है तो वो क्या कर सकता है? यूपीएससी का मेंबर भी, और क्योंकि एक बराबरी पर हो गया, एक ऊंचा। नेक्स्ट पे आ जाओ। संघ लोक सेवा आयोग के काम, क्या काम करता है? सबसे बड़ा ये पेपर लेता है, बड़े लेवल के एग्जाम्स लेता है। क्या ये ट्रांसफर्स बड़े बड़े लोगों के जो बहुत हाई रैंक पे होते हैं इनके सजेशंस दे सकता है? यही करता है। जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है, किसी को कोई काम पे था, सरकारी नौकरी में, बड़े ओहदे पे, कोई डीआईजी मान लो, ये ऑन ड्यूटी था और एक्सीडेंट में इसको चोट लग गई। अब ये डीआईजी का मतलब ये आईपीएस अधिकारी के लेवल का होगा ना, तभी डीआईजी बनेगा, क्योंकि एसपी से तो बहुत ऊंची रैंक है ये। अगर इसको एक्सीडेंट में कोई इस तरह की चोट लग गई कि अब इसका काम करना नामुमकिन है, तो इसको कितने रुपए दिए जाएं? इसकी रिटायरमेंट में भी 5 साल बाकी थे, तो 5 सालों की क्या सैलरी दी जाएगी? घर बैठा के क्या करेंगे क्या नहीं, इस तरह के निर्णय कौन करेगा? यूपीएससी। यूपीएससी को ये काम है कि अगर किसी का ट्रांसफ़र हुआ, कोई डेप्यूटेशन पे गया, कोई एक्सीडेंट है, किसी की पेंशन है, तो इस बारे में ये सजेशन दे सकते हैं। सजेशन मानना ना मानना किसकी मर्जी है? सरकार। पर इनकी मर्जी से चलती हैं चीज़ें, क्योंकि इनको नॉलेज है, इनको समझ है। देखो इसमें संघ लोक सेवा आयोग के कार्य में मेन कर लो, पहला पॉइंट पर आ जाओ। संघ लोक सेवा आयोग संघ की सेवाओं और राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की सेवाओं में, पहला टिक करना, नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का संचालन, पहला काम पेपर लेने का है, यूपीएससी एसपीएससी। अगला पॉइंट, यदि 2 या 2 से अधिक राज्य संघ लोक सेवा आयोग से अनुरोध करें कि वो किसी विशेष सेवा के लिए राज्यों के लिए संयुक्त भर्ती की योजना बना दे और लागू करने में उन राज्यों की सहायता करे, तो संघ लोक सेवा आयोग ऐसी सहायता करता है। अगर वो कहें कि यार हम बनाते ही नहीं अपना एसपीएससी, तो वो किसको कहेंगे ये बात? अगर एक राज्य कहता है मुझे नहीं बनाना, मैं तो अपना काम इससे करवाऊंगा यूपीएससी, तो किसको कहेगा? वो कहेगा राष्ट्रपति को। कौन कहेगा? राज्यपाल। और अगर 2 कहे यार क्यों खर्चा करना, इकट्ठे बनवाते हैं, तो फिर विधानसभा किसको कहेगी? संसद। अगर 2 इकट्ठे हैं तो काम बड़ा है, 1 है तो राज्यपाल करवा देगा। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कुछ नहीं है, सारे पॉइंट तुम रीड भी कर लोगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सेकंड पॉइंट पढ़ लो, सेकंड पॉइंट का सेकंड पॉइंट, सिविल सर्विसेज और पदों पर नियुक्ति करने में और प्रमोशन और एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण। तुम्हें पता है सेवाओं में स्थानांतरण भी होता है। जैसे कोई सीआईएसएफ में है बड़े रैंक पे, डेप्यूटेशन में वो आर्मी पे जा सकता है, आर्मी से डेप्यूटेशन में वो किसी और पे आ सकता है। ये सब यूपीएससी सजेस्ट करती है। तो प्रमोशन और ट्रांसफर के लिए इसके लिए काम करता है। ठीक है, मेन सारे काम इसी के हैं। अगले पेज पर आ जाओ, 5वां नंबर है, ऊपर से देखो, 4th 5th पॉइंट टिक कर लो। लोक सेवक के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति को अगर क्षति हो गई तो उसके बारे में पेंशन का दावा करना
या पेंशन की राशि का निर्धारण करना, ये सब काम किसके हैं? यूपीएससी के। बड़े अधिकारी, छोटे मोटे नहीं कि भाई कोई मान लो एसएससी लेवल पे काम कर रहा है, कोई क्लर्क है, कोई टीचर है, इनके लिए नहीं करता ये हायर लेवल पे जो गड़बड़ होती है उनके लिए काम करता है। इसके बाद नीचे पॉइंट पे आ जाओ, छठा तो पढ़ लेना सिर्फ। संसद या राज्य विधान मंडलों को ये शक्ति प्रदान की गई है कि वो यथास्थिति जैसी ज़रूरत हो संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग को अतिरिक्त काम सौंपने के लिए उपबंध कर सकती है। क्या संसद यूपीएससी को ये काम दे सकती है कि तुम्हें 2 राज्यों के लिए अपने यहाँ से आदमी तैयार करके भेजने हैं? बिल्कुल भेज सकते, तभी तो कह रहे हैं संसद है। नेक्स्ट देखो, संघ और यूपीएससी और एचपीएससी या कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन का कर्तव्य है कि वो टिक करो प्रतिवर्ष अपने द्वारा किए गए कामों की रिपोर्ट, बताओ किसको देंगे? ये राष्ट्रपति, जिस दिन नियुक्ति की उसको रिपोर्ट देंगे, राष्ट्रपति और राज्यपाल को सौंपे। क्या राष्ट्रपति रिपोर्ट को रख लेगा या संसद में रखवाएगा? राष्ट्रपति का यही काम है ना, संसद में रखवाए। राष्ट्रपति या राज्यपाल ऐसी रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसे यथास्थिति संसद या विधानमंडल के समकक्ष रखवाते हैं। ये नियम है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा वो अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देगा। राष्ट्रपति जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा रिपोर्ट को पटल पे रखवाएगा, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट देखो, आर्टिकल 322 आयोग के व्यय जो खर्चे होते हैं, एसपीएससी यूपीएससी के इतने सारे अधिकारियों को गाड़ी मिलती होगी, घर मिलता होगा, सुविधाएं मिलती होंगी ना, खर्चा कौन करेगा? अगर स्टेट लेवल पे है तो स्टेट की संचित निधि और देश है तो देश की संचित निधि। टिक कर लो। आयोग के व्यय भारत या राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो सबके जिसके, अच्छा ज्वाइंट का खर्चा कौन देगा? केंद्र क्यों देगा? केंद्र तो अपनी जेब से क्यों खर्च करेगा? जैसे राज्यपाल के खर्चे कौन उठाता है? देश उठाता है। अगर 2 राज्यों का राज्यपाल हो तो दोनों ना, तो अगर जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन है तो राष्ट्रपति डिसाइड करेगा कि दोनों को कितना कितना खर्च देना है। केंद्र तो पागल बन गया, भाई उसी ने भर्ती करवाई और वही पैसे दे, उसकी जेब से क्यों जाएंगे? वो कहेगा तुम दो पैसे, वो बताएगा कितने कितने देने हैं। चलो अगले पे आ जाओ। अगला टॉपिक है वित्त आयोग। ये भी नहीं पढ़ा है ना, अभी नहीं पढ़ा है। जल्दी से पहले बोर्ड पे समझो, फिर इसको करेंगे किताब से। पेपर में आएंगे ये आयोग कहीं ना कहीं, ये इंपॉर्टेंट हैं सारे। बोर्ड पे देखो पहले, इंग्लिश में इसी को क्या कहते हैं? फाइनेंस कमीशन। चुपचाप शांति से सुनो, अगले फिर 10 मिनट तक यही टॉपिक चलेगा। इस किताब में आर्टिकल 280 में ये लिखा गया था कि भारत की सरकार के लिए हर 5 वर्ष तक रिकमेंडेशन देने के लिए एक फाइनेंस कमीशन की नियुक्ति कर लेना। क्योंकि ये लिखा था, इसका मतलब ये संवैधानिक है। आर्टिकल 280 का मतलब ये संवैधानिक है। ये बहुत पहले जब आपका पहला लॉ मिनिस्टर कौन था? पहला लॉ मिनिस्टर अम्बेडकर। पहला कानून मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। अम्बेडकर जी किताब को लिखने वालों में सबसे बड़ा चेहरा, तो किताब में जहाँ ज़रूरत थी काम करवाया। तो अम्बेडकर जी ने उस ज़माने में जब देश तुरंत आज़ाद हुआ था 1951 में कह दिया भाई फाइनेंस कमीशन बनाओ और सरकार सारे खर्चे कमीशन में बहुत पढ़े लिखे और काबिल लोगों को लेंगे, उनके कहे अनुसार करना, क्योंकि सरकार को उतनी अकल नहीं है, वो एक्सपर्टीज़ में नहीं है। 51 में पहला फाइनेंस कमीशन बना, जिसका मुखिया कौन बना? KC नियोगी। इसने अपनी बातें रखी और उस टाइम पे जब अंबेडकर और बहुत सारे लोग ये संविधान लिख रहे थे ना, तब इन्होंने कहा था कि जो ये कमीशन बनेगा इसमें एक आदमी मत रखना, इसमें 1+4 रखना। एक को बोलना फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष, बाकी इसके सारे सदस्य। कोई भी अनपढ़ आदमी इसमें नहीं रखना। PM, MP, MLA ये सब अनपढ़ हो सकते हैं, लेकिन इसके अध्यक्ष के लिए स्पेशल लिखा गया कि जिसको सार्वजनिक चीज़ों का बहुत ज़्यादा अनुभव हो। सार्वजनिक चीज़ें मतलब समाज, सोसाइटी, पैसा, लेन देन, सरकारें, जिम्मेदारियां, कर्तव्य, इतनी जिसको अकल होगी वो पढ़ा लिखा और काबिल आदमी ही होगा। ज़्यादातर आप देखेंगे जो रिटायर्ड IAS लेवल के लोग हैं ना, जिन्होंने किताब से भी सीखा और प्रैक्टिकल फील्ड पे भी सीखा, उन लोगों को इसका अध्यक्ष बनाया जाता है। इसके बाद जो बाकी सदस्य हैं, क्योंकि ये सारा पैसे का काम है, तो उन लोगों की क्वालिफिकेशन हाई कोर्ट के जज जितनी, हाई कोर्ट की क्वालिफिकेशन बहुत हायर थी ना, उतनी रखना, या इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंस की, इकोनॉमी की और पैसों का लेन देन, भाई बजट क्या होता है, कहाँ से पैसा निकलता है, कैसे पैसा कम होता है, कैसे चीज़ें बढ़ती हैं, इन सब की नॉलेज जिसको होगी, यानी अर्थशास्त्र का जो ज्ञाता होगा, उस आदमी को किस कमीशन में शामिल करना?
ये भी समझदार थे, इन्होंने जानबूझ के ये नहीं कहा कि क्वालिफिकेशन लिखो ही मत। तुम्हें पता है कई चीज़ों की क्वालिफिकेशन मेंशन नहीं है तुम्हारे कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसकी क्वालिफिकेशन बहुत हायर ग्रेड की हैं। जैसे यूपीएससी में कोई अनपढ़ नहीं बनना चाहिए, उसमें पढ़ा लिखा काबिल आदमी, ऐसे ही फाइनेंस कमीशन में पढ़ा लिखा काबिल आदमी। कितने साल की रिकमेंडेशन है? ये 5 साल बैठा नहीं रहता, इसको बनाते हैं, ये 2 से 3 साल तक पूरी इकोनॉमी को स्टडी करता है। देश में क्या चल रहा है, व्यापार संतुलन कैसा, भुगतान क्या हो रहा है, कितने रुपए का हम व्यापार कर रहे हैं, किसमें हम घाटे में जा रहे हैं, एग्रीकल्चर क्या कर रहा है, थर्ड सेक्टर क्या कर रहा है। इतनी सारी चीज़ें 2-3 साल तक पूरी इकोनॉमी को ये स्टडी करके फिर अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। उस रिपोर्ट को ये किसको सौंपता होगा? राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद में रखवाएगा, फिर डिस्कशन होगा और फाइनली वो जानते हैं ये बहुत पढ़े लिखे काबिल हैं, इसलिए इसकी रिपोर्ट को 99.9% चांस हैं कि इसकी सलाह को वो लोग मान लें। लेकिन ये भी मेंशन किया गया कि इसकी दी गई सलाह कंफर्म नहीं है कि मानी जाएगी कि नहीं, इसकी प्रकृति सलाहकारी है। ये अपनी बातों को सरकार पे थोप नहीं सकते। तुम्हें अपनी काबिलियत के दम पे यहाँ बैठाया गया, लेकिन तुम सरकार पे हावी नहीं हो सकते, ऐसा लिखा गया है, ताकि कल को ऐसा ना हो कि यही सिर पे बैठ जाएं। जितने लोग लगे हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं, इसलिए सरकारें उनकी बातें मान लेती हैं। ज़्यादातर ये क्या करते हैं, ये फॉर्मूला सेट करते हैं, एक फॉर्मूला ये सेट करते हैं। फॉर्मूला कैसे सेट करते हैं? टोटल जितने रुपए आएंगे 100% इसका बंटवारा करेंगे, सेंटर कुछ पैसे रखेगा, कुछ स्टेट्स को देगा। आप सबको पता है सेंटर का जो रोल है वो माँ बाप वाला है, माँ बाप को तो हर बच्चे की केयर करनी है ना, इसलिए सेंटर को हमेशा बड़ा अमाउंट देते हैं। मोटा मोटा अगर मैं आपको कहूँ तो ऐसे बांटते हैं, 70-30 बांट लिए, या 65-35 बांट लिए, या 67-32 बांट लिए, इस तरीके से बंटवारा करते हैं। रुपए कम किसको दिए जाते हैं? कारण है स्टेट तो अपना अपना घर देखती है, लेकिन किसी भी स्टेट में प्रॉब्लम आ गई, कहीं चक्रवात आ गया, तूफान आ गया, कहीं पूरा हिमपात हो गया, तो वो तुरंत से किसके सामने हाथ फैला देगी? सेंटर। सेंटर को तो वहाँ सड़क के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ ज़रूरी दवाइयाँ और जितना कामकाज है ना, जो पैसा, ये सब सेंटर को खर्च करना है। इसीलिए सेंटर के पास ज़्यादा अमाउंट रखा जाता है बजाय स्टेट के। स्टेट अपना अमाउंट तो रखेगा ही रखेगा, ये तो उसको एक्स्ट्रा की तरह मिल रहा है कि भाई देश से इतना पैसा अपने खर्चे के लिए हमने टैक्स कलेक्ट करके दिया, इसलिए हमें मिलेगा। आ गया समझ में? ये फाइनेंस कमीशन है। अभी जिस सन में आप बैठे हो 2022 में, हाँ, आपका 15वां वित्त आयोग बहुत पहले आ गया था, जिसकी रिकमेंडेशन 2020 से 2025 में नंद किशोर सिन्हा, सिंह भी लिख देते हैं, सिन्हा भी, नंद किशोर सिंह भी लिखते हैं और सिन्हा भी लिखा होता है। ये रिटायर्ड आईएएस थे और इनका बीजेपी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था, तो बीजेपी के साथ जिसका अच्छा रिश्ता होगा वो अच्छे रैंक पे जाएगा, इसीलिए इनको 15वें वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। जो आज आपके आरबीआई के गवर्नर हैं, कौन? ये इसी जो ये थे ना, नंद किशोर NK सिन्हा, इनके अंडर 4 लोग 5 लोग और रखे गए थे, क्योंकि 1+4 का है ना स्ट्रक्चर। उनमें से एक आदमी था शक्तिकांत दास। आज क्या है ये? आपके आरबीआई के गवर्नर। तो सोचो इनको किस चीज़ की नॉलेज होगी, जो मैंने अभी पीछे लिखी थी इनकी क्वालिफिकेशन। हाँ, ये मैंने लिखा था ना कहीं पे, इनको फाइनेंस, देखो ये लिखा था फाइनेंस। इसीलिए शक्तिकांत दास 15वें वित्त आयोग के मेंबर थे, अब नहीं है, अब तो वो आरबीआई के गवर्नर हैं। क्लियर ये सबको? जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं। वित्त आयोग पेज 220 पर है। अभी कौन सा चल रहा है? 15वां। अब 2023 में तुम्हारे सामने तुम देखोगे अगले की नियुक्ति कर देंगे। कौन से की? 16वां। रिकमेंडेशन कब लागू होंगी? 25 से 2030 तक, लेकिन अगले साल बन जाएगा 16वां, 2023 में। मैंने क्या कहा, 2-3 साल पहले ये स्टडी करता है पूरी इकोनॉमी किस तरफ जा रही है, क्या हो रहा है। 23 में आप देखोगे बन जाएगा, फिर ये 2 साल काम करके अपनी रिपोर्ट किसको देगा उस टाइम? राष्ट्रपति को। फिर तब की सरकार अगर यही रही, क्योंकि 24 में इलेक्शन है, तो फिर देखेंगे क्या होगा। नहीं रही तो अगली सरकार इनकी बात मान ही लेते हैं। पढ़ के देखो। वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, तो आर्टिकल होगा इसका, संविधान के आर्टिकल 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक। इसको अर्ध न्यायिक क्यों कहते हैं? इसकी सलाह जो होती है ना, हाँ, वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। मैंने हाई कोर्ट लिखा था अभी, अगर तुम्हें याद हो। इसके मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या हाई कोर्ट जितनी होनी चाहिए? ये देखो, ये इसलिए तो लिखा था, अर्ध न्यायिक काम भी करना पड़ेगा इसको कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं, इसलिए हाई कोर्ट का जज जितनी।
तो ये टिक कर लो। अर्ध न्यायिक निकाय, निकाय मतलब संगठन संस्था के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था। अगला टिक करना, गठन राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष केंद्र सरकार को वित्तीय मामलों पर सलाह, पैसों की सलाह देता है ये। नेक्स्ट पॉइंट, 280 के तहत प्रावधान है कि वित्त आयोग, अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाला एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बनेगा। कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत होता है। पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, आज तक हुई किसी की नहीं है पर कर सकते हैं। जब ये बनेगा, जिसके लिए बनेगा उस टाइम पे बनेगा या 2-3 साल पहले? ये 2-3 साल पहले। इसकी अब जैसे ये ना एन.के. सिन्हा कुछ नहीं कर रहे, ये तो अपने घर बैठे हैं आराम से। ये कब बनाए गए थे? 2017 में। इन्होंने 2 साल इकोनॉमी स्टडी की, फिर अपनी रिपोर्ट बना के किसको दे दी? राष्ट्रपति ने लागू कर दी। आज थोड़ी ना एन.के. सिन्हा कोई काम कर रहे हैं, करके चले गए वो रिपोर्ट बना के। पढ़ो आगे। उद्देश्य से किया जाता है, राष्ट्रपति नियुक्त, ये हो गया आदेश। पुनर्नियुक्ति, आर्टिकल 280 क्या कहता है? संसद को शक्ति प्राप्त है, टिक कर लो, कि वो वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यताएं निर्धारित करे। जो अनपढ़ है वो पढ़े लिखों की योग्यताएं निर्धारित करता है हमारे देश में। तो पढ़े लिखों की योग्यताएं देखो कितनी टफ बना रखी हैं। क्या क्या होना चाहिए? सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव हो, हाई कोर्ट में जज बनने की अकल हो, फाइनेंस की समझ हो, इकोनॉमी की समझ हो। ये किसने डिसाइड कर रखी है? संसद। जिनकी योग्यताओं के नाम पे क्वालिफिकेशन में 0, कोई अक्षर कोई शब्द नहीं लिखा, उनकी डिसीजन है ये। असलियत में उन्होंने कर नहीं रखा। ये बहुत पहले कौन कर गया था? B.R. अम्बेडकर। वो पढ़े लिखे और ज्ञानी थे। पढ़ो आगे। तो योग्यताएं ये निर्धारित करते हैं। पहले देखो क्या योग्यताएं, फर्स्ट ये पूछेंगे योग्यताएं इंपॉर्टेंट है या लिख लो इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछ चुके हैं ये। अध्यक्ष क्या होना चाहिए? सार्वजनिक मामलों का अनुभवी। अध्यक्ष हाई कोर्ट का ना हो, अध्यक्ष को सोसाइटी की समझ हो, ना उसको इकोनॉमी की कहते हैं ना कोई और कहते हैं, उसको सार्वजनिक। सार्वजनिक का मतलब होता है देश दुनिया में कैसे चलता है काम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक मामलों का अनुभवी। अन्य 4 में पढ़ो। पहला, किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश की योग्यता। दूसरा, भारत का लेखा और वित्त मामलों का विशेष ज्ञान। तीसरा, प्रशासन और वित्तीय मामले, पैसे वाले। चौथा, अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता। चारों याद रखना, ये 4 आदमी हैं, लेकिन जो मेन अध्यक्ष है उसका सार्वजनिक क्षेत्र का अनुभव। उसको हाई कोर्ट की बात मत करना, उसमें इकोनॉमी की बात मत करना, फाइनेंस की, प्रशासन की मत करना, सार्वजनिक क्षेत्र मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो वाला। वित्त आयोग के कार्य और शक्तियां, बताओ किसके बंटवारे के बारे में बात करेगा ये? पैसा। पैसा कैसे कलेक्ट होता है? या तो टैक्स या तो फाइन, 2 ही तरीके से पैसा जाता है। पढ़ो। आर्टिकल 275 के तहत भारत की संचित निधि, टिक करो, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान, ये इसका परामर्श देगा संचित निधि में से पैसा कैसे जाएगा। अगला पॉइंट, संघ और राज्यों के बीच करों यानी टैक्स से प्राप्त शुद्ध आय का विभाजन। जितना पैसा कलेक्ट हुआ उसका डिवीजन कितने % किसको मिलेगा? राज्यों को कम मिलेगा, वो तो पता ही है हमें, लेकिन कितना कम मिलेगा ये डिसीजन किसका चलता है? फाइनेंस कमीशन का। ये घटा भी सकता है बढ़ा भी सकता है, पर पिछले कम से कम 15-20 सालों से ये कितने से कितना 30 से 35 के बीच में, कभी 30 कभी 32 कभी 35। अगर राज्यों का बढ़ता है तो ऑब्वियस सी बात है केंद्र का घटेगा, और अगर केंद्र का बढ़ेगा तो राज्यों का घटेगा। आगे देखो, तो टिक कर लो, राज्यों के मध्य करों से प्राप्त शुद्ध आय के विभाजन के बारे में परामर्श देना। इसकी शक्तियों पे आ जाओ, सारी शक्तियां इसकी यूज नहीं करता, ये इसकी मर्जी नहीं चलती। तीसरा पॉइंट टिक करो, आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है जिसे वो संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। जैसे सारी रिपोर्ट को राष्ट्रपति अपने पास रखता ही नहीं है, जैसे ही सेशन स्टार्ट होगा वो रिपोर्ट को भेज देगा संसद, तुम डिस्कस करो। अगला पॉइंट, वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को राष्ट्रपति उस पर की गई कार्यवाही के स्पष्टीकरण ज्ञापन सहित कि क्यों ऐसा करना, उसका स्पष्टीकरण देना संसद के दोनों सदनों के समक्ष विचार के लिए रखता है। तो इसकी रिपोर्ट को राष्ट्रपति किसके सामने ले जाएगा? संसद। फिर वहाँ डिस्कशन होगा क्या ठीक है क्या नहीं, क्योंकि वहाँ भी कमेटी होती हैं जिनमें थोड़े से लोग ठीक ठाक रखते हैं। नीचे टेबल पे आ जाओ, पहला टिक कर लो 51, केसी नियोगी। बताओ किसके कहने पे ये बना होगा? पहला विधि मंत्री कौन था? B.R. अम्बेडकर। यहाँ लिख लो ऊपर, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, लॉ मिनिस्टर, उन्होंने बनवाया था ये, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर लॉ मिनिस्टर। तो पहला वित्त आयोग बनवाने में अम्बेडकर जी का काम था। इसके बाद 15वें पे आ जाओ, सीधे लास्ट में, बीच के नहीं पूछेंगे वो तुमसे। 15वां टिक करना, नवंबर 2017। रिकमेंडेशन कब से लागू हुई? 20 से।
तो ये 2-2.5 साल पहले क्यों बनवाया गया? ताकि ये पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर ले। 17 में श्री N.K. सिंह, यही है नंद किशोर सिन्हा, लिख लो यहाँ, IAS है रिटायर्ड ये, नंद किशोर सिन्हा। इनकी रिकमेंडेशन कब है? 20 से 25, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश अब चल रही हैं। नीचे आ जाओ, कौन कौन था इसमें, अब सब नहीं पूछेंगे लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है, टिक करना। भारत सरकार ने नवंबर 17 को 15वें वित्त आयोग का गठन किया। अध्यक्ष N.K. सिंह, N.K. का पूरा नाम नंद किशोर सिन्हा, रिटायर्ड IAS अफसर। इसके 4 सदस्य, बताओ चारों की क्वालिफिकेशन में किसकी बराबरी पर देखते हैं? हाई कोर्ट, जिसको क्या अनुभव हो, अर्थशास्त्र का, फाइनेंस का ना, पैसा प्रशासन का, और जो अध्यक्ष हो उसको सार्वजनिक विषय, तो IAS को सार्वजनिक विषय आते हैं सारे। इसमें पहला टिक कर लो, शक्तिकांत दास। अब ये क्या बन गए? हाँ, तो ये नवंबर 17 से बस दिसंबर 18 तक रहे, 1 साल बाद फिर इनका प्रमोशन हो गया और ये पहुंच गए RBI। RBI में एक तो गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर। अभी कौन है गवर्नर? हाँ, उन चारों के नाम भी पता होने चाहिए तुम्हें, कौन है उसमें? सबसे पहला कौन है? चारों के नाम जल्दी से लिख लो यहाँ। हाँ, रविशंकर है सबसे नए, फटाफट से लिख लो। हाँ, फटाफट से लिख लो। लिखो RBI डिप्टी गवर्नर, पहला लिखो M.K. जैन। महेश कुमार, पहला महेश कुमार जैन, M.K. जैन, ये फर्स्ट डिप्टी कमिश्नर में लिख लो। सेकंड में लिखो माइकल D. पात्रा, माइकल पात्रा, MD पात्रा, MD का ही नाम है माइकल, कहीं पेपर में माइकल आ जाए, पकड़ा ना जाए फिर कि यही नाम है, माइकल पात्रा। और तीसरा M. राजेश्वर राव, M. राजेश्वर राव। और सबसे नया जो नाम हमने देखा था T. रवि शंकर। बंगाली होंगे तो वहाँ रवि को रबी बोल देते हैं, T. रवि शंकर। ठीक है। शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं? 25 में, ये लिख लेना, शक्तिकांत दास 25 में। ये पूछ लेंगे कौन सा, जैसे वित्त आयोग ये कौन सा चल रहा है? 15वें की सिफारिशें। और जैसे पूछ लेंगे CGI कौन से नंबर का है, इस तरह के याद रखते हैं थोड़ा चीज़ें। चलो, T. रविशंकर लिख लिया। पहला गवर्नर बताना RBI का कौन था? फर्स्ट गवर्नर था, कब बना था RBI? 1935 के ये क्या नाम था उसका? नहीं, अरे भारत शासन अधिनियम के तहत ही तो बनाया गया था ये, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ये बनाया गया RBI। और इसका पहला अध्यक्ष रखा गया ऑसबॉर्न स्मिथ। फिर फर्स्ट इंडियन कौन था वो पूछेंगे, बताओ कब बना फर्स्ट इंडियन? फर्स्ट इंडियन कब बना? आज़ादी से पहले ही, 1943। लिख लो यहाँ, लिखो RBI का फर्स्ट गवर्नर ऑसबॉर्न स्मिथ। फर्स्ट इंडियन गवर्नर CD देशमुख, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख, CD देशमुख। यहाँ लिख लो 1943 में बना ये। और ये तीसरा गवर्नर था, तो 2 अंग्रेज बने थे, एक टेलर था, कुछ नाम, कौन सा टेलर था? यहाँ लिख लो थर्ड था। पहला याद करना, अपना पहला याद करना, प्रेजेंट का याद करना, यही आते हैं पेपर में। तो CD देशमुख कब बना? 1943 में। ये थर्ड गवर्नर थे RBI के। और प्रेजेंट में कौन गवर्नर है? शक्तिकांत दास। पहले क्या थे ये? वित्त आयोग के मेंबर थे या अध्यक्ष थे? मेंबर। अध्यक्ष तो N.K. सिन्हा थे। चलो जल्दी से आगे आते हैं। इस वित्त आयोग में टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब ये पुराने वाले कोई नहीं पूछेगा। लास्ट पे आ जाओ जल्दी से। पहला पॉइंट, सचिव भी नहीं है, पुराने हो गए। 1 पॉइंट 2 पॉइंट छोड़ दो, अगला करो। आयोग अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए 11 की जनसंख्या के आंकड़े, जनसंख्या कब की मापी जाती है? 11, लेकिन सीटें बढ़ाने के लिए जनसंख्या मापते हैं 1971, तभी तो बढ़ा नहीं रहे। अगला पढ़ो। सिफारिशें 1 अप्रैल 20 से 5 साल की अवधि के लिए लागू होंगी, तो अब चल रही हैं। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है? 15वां वित्त आयोग, N.K. सिन्हा। चलो, क्या था, क्या है वो? अब बदल गया, लेकिन अब वो काम तो कर ही नहीं रहा, इसका तो रिकमेंडेशन पूरी हो गई। चलो, अपने ना हरियाणा करंट अफेयर्स के नोट्स, जो हरियाणा वाले बच्चे हैं वो ज़रूर अपने अरेंज कर लेना, क्योंकि वेडनेसडे से नए नोट्स, अभी मैंने आज फाइनल कर दूँगी, मैं कल ले लेना। परसों से फिर हम हरियाणा करंट अफेयर्स के नए नोट्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमनवेल्थ और ये सब, ये कवर करा दिए उसमें, तो ले लेना वो नोट्स, वो पढ़ेंगे फिर।